जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब ठीक हैं? अच्छा जी, हम डिस्कस कर रहे हैं आपकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। हम उसका एक पार्ट 1 डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने आपकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी क्या होती है, किस बेसिस पर टैक्स होती है इसकी इनकम और इसमें क्या-क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं और लॉ ने आपके इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ने कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो मेंशन करके स्पेसिफिकली एक्सक्लूड कर दी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप बिल्डिंग को विद प्लांट एंड मशीनरी क्या करते हैं रेंट पर देते हैं तो लोग कहते हैं कि वो वाला जो रेंट होगा वो आपको इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में फॉल नहीं करेगा, बल्कि वो आपको फॉल करेगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। तो आज की इस वीडियो का जो हमारा एजेंडा है, अब जो हमारे टॉप चैप्टर में जो टॉपिक रह गए हैं, वो आपको एक है सिक्योरिटी डिपॉज़िट में रिफंडेबल एडवांस जो आप स्टार्ट में ले लेते हैं और ओनर जब जो टेनेंट है, आपकी जो प्रॉपर्टी है, खाली कर कर जाता है, तो आप उसको रिफंड कर देते हैं। अगर हम उसको आइडियली देखें, तो ये आपकी इनकम नहीं है, क्योंकि इनकम वो होती है जो मैं अर्न करता हूँ, जैसे कि रेंट, अगर वो मेरी प्रॉपर्टी यूज़ कर रहा है, उसके अगेंस्ट मुझे पेमेंट कर रहा है, तो वो क्या है मेरी इनकम है। अब जो एडवांस होता है, आप जो एक नॉन रिफंड आपका जो रिफंडेबल एडवांस होता है, वो आपकी इनकम नहीं होती। लेकिन लॉ ने क्या कर दिया है कि स्पेसिफिकली एक सेक्शन के थ्रू मेंशन कर दिया कि जनाब आपकी ये जो इनकम है, ये जो एडवांस ये वाला एडवांस है जो आप प्रॉपर्टी के अगेंस्ट ले रहे हैं, वो आपका टैक्सेबल है। और उसने आपको उसको टैक्स करवाने का ट्रीटमेंट भी बता दिया कि उसका ट्रीटमेंट क्या है। तो हमने पढ़ा है कि हमारी जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में जो प्रॉपर्टी फॉल करती है वो आपकी 2 हैं, लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है? तो अगर ओनर लैंड रेंट पर देता है और उसके अगेंस्ट रेंट तो बाकी डन हुआ है एग्रीमेंट के हिसाब से मंथली जो रेंट की अमाउंट है और साथ में एडवांस में कहते हैं जनाब आप मुझे जो मंथली रेंट है, तो आपने उसके अकॉर्डिंगली 3 मंथ का जो रेंट है वो एडवांस में एज़ ए सिक्योरिटी डिपॉज़िट देना है। ठीक है? जो मैं आपको जब आप इस लैंड की, इस प्रॉपर्टी की जब आप पोज़ेशन छोड़ेंगे, तो आपको मैं रिफंड कर दूँगा। तो लॉ ने लैंड के अगेंस्ट जो आपका एडवांस है, सिक्योरिटी डिपॉज़िट है, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं बताया। नॉर्मली, जनरली इनकम टैक्स लॉ के अंदर, ठीक है? जो कैप एक होती है रेवेन्यू रिसीट्स, एक होती है कैपिटल रिसीट्स। एक लम्प सम अमाउंट आपको रिसीव होती है, हेवी अमाउंट करके। जो कैपिटल रिसीट्स हैं वो आपकी इनकम नहीं होती। कुछ एक्सेप्शंस हैं जो कि लॉ ने उनको खुद इंक्लूड कर दिया है कि ये आपकी इनकम है। अगर बाकी कैपिटल रिसीट्स के रिलेटेड अगर लॉ ने कुछ नहीं बताया हुआ, तो वो आपकी इनकम कंसिडर नहीं होती। क्योंकि वो एक्चुअली में आपकी एक लायबिलिटी होती है, ऑब्लिगेशन होती है। आप एक एडवांस में सिक्योरिटी डिपॉज़िट लेते हैं, जो आपने जब भी टेनेंट छोड़कर जाएगा, आप उसको रिफंड करना होता है। तो एडवांस हमारे पास है क्या है रिफंडेबल। जो हमने रिफंड करना है किसके कितने से बाद, जब भी आपका टेनेंट छोड़कर जाएगा। हमारे पास एक लैंड है जो हमने यहाँ पर कवर किया है और हमारे पास है एक बिल्डिंग, ठीक है? अब जो लैंड का हमारे पास जो एडवांस है उसका नो ट्रीटमेंट आपने अपनी इनकम में कुछ भी ऐड नहीं करना, सारे का सारा एग्जेम्प्ट है, ठीक है? क्योंकि वो इनकम ही नहीं है तो एग्जेम्पशन की बात ही नहीं होती, वो आपकी इनकम नहीं है। अब बिल्डिंग हमने 2 पढ़ी है। एक बिल्डिंग वो है जो आपकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में फॉल करती है और आपकी एक बिल्डिंग वो है जो कि हमने विद प्लांट एंड मशीनरी पढ़ी थी, वो आपकी फॉल करती है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। अब ये सिंपल बिल्डिंग है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी वाली। यहाँ पे मैं लिखता हूँ बिल्डिंग विद प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है? तो जो बिल्डिंग इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी वाली है, बिल्डिंग इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी वाली मतलब जिसमें प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल नहीं है, सिर्फ बिल्डिंग है मैंने रेंट पर दी है, उसके अगेंस्ट जो मुझे एडवांस मिलेगा टैक्सेबल इन year of receipt and next 9 tax years, ठीक है, in equal proportion। अब इसका क्या मतलब है कि जो मुझे एडवांस मिलेगा, नॉन रिफंडेबल एडवांस जो मुझे रिफंडेबल सॉरी एडवांस मिलेगा, सिक्योरिटी डिपॉजिट मिलेगा ओनर को, उसके लिए वो सारे की सारी इनकम है। अब लॉ ने कहा है कि अब सारी की सारी अगर जिस साल में रिसीव हुआ है, उस साल अगर आप टैक्स करवा देते हैं, तो फिर तो आपकी टैक्स बहुत ज़्यादा बन जाएगा। यहाँ पर उसको थोड़ा तरस आया, मतलब उसको थोड़ा-सा रिलीफ देने की कोशिश की कि आपने उस एडवांस को 10 हिस्सों में बाँट देना है, मतलब डिवाइडेड बाय 10 कर देना है। और हर पार्ट को, हर हिस्से को आपने हर साल क्या करना है,
जिस साल में पैसे रिसीव हुए हैं उस साल, एंड नेक्स्ट 9 ईयर्स अपनी इनकम में ऐड करते जाना है। यहां तक की बात क्लियर हो गई? किसी किस्म का कोई मसला कोई अगर है तो बता दें, हम वो भी डिस्कस कर लेंगे। कमेंट सेक्शन आपके पास है, ठीक है, तो हम वहां पर डिस्कस उसको कर लेंगे। मैं आपके जो इश्यू है, आपकी जो क्यूरी है, उसको मैं एड्रेस कर दूंगा। अब इसके हम एग्जांपल करते हैं। अगर बिल्डिंग विद प्लांट एंड मशीनरी मैंने दी है जो कि इनकम अदर सोर्स में फॉल कर रही है, तो उसका जो अगर मुझे एडवांस में सिक्योरिटी डिपॉजिट लेता हूं तो नो ट्रीटमेंट, वो मेरी इनकम नहीं है। मतलब मेरी जो एडवांस मैंने टैक्सेबल करवाना है सिर्फ वो उस बिल्डिंग का करवाना है जो मेरा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में फॉल कर रहा है। क्लियर? अब हम जाते हैं एग्जांपल की तरफ, ठीक है। एग्जांपल 1 जी, मिस्टर इमरान खान, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। वो क्या करता है जनाब, उसके बाद एक बिल्डिंग थी, ठीक है, उसके बाद एक बिल्डिंग थी, एक लैंड था और एक बिल्डिंग थी। उन्हें लैंड रेंट पर दिया जी, मंथली रेंट था उसका 1,50,000, ठीक है, मंथली। और लैंड का जो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ रेंट थी, लैंड की बात कर रहा हूं, ठीक है ना, वो है आपकी 15 लाख एनुअली, एनुअल फेयर मार्केट वैल्यू है। उसके बाद एक बिल्डिंग थी, बिल्डिंग का जो मंथली रेंट था एक्चुअल वो था 80,000 रुपए मंथली। और जो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू थी मंथली, मंथली की बात कर लेते हैं, वो थी 90,000, ठीक है। अब ये मैंने किस डेट पर रेंट पर दिया था? जुलाई 1, 2021, ठीक है। और ये मैंने रेंट पर दिया था, आपकी बिल्डिंग जो रेंट पर दी थी, ये मैंने रेंट पर दी थी November 1, 2021, ठीक है जी। अब मुझे जो एडवांस मिला है रिलेटेड टू लैंड सिक्योरिटी डिपॉजिट, वो मिला है 1 लाख। और ये मुझे एडवांस जो मिला है सिक्योरिटी डिपॉजिट मिला है रिलेटेड टू बिल्डिंग, वो मुझे मिला है 1,50,000। अब रिक्वायरमेंट क्या है? कैलकुलेट टैक्सेबल इनकम ऑफ मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, ठीक है जनाब। अब हमारे पास हम डाटा देखें तो हमारे पास सिर्फ एक ही कौन सी हेड है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ अमाउंट, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम कहता हूँ लैंड को डिस्कस कर लेते हैं जी। लैंड का एक्चुअल रेंट कितना है? अगर मंथली है तो पूरे साल मेरा ये मेरा लैंड रेंट, मैंने लैंड रेंट पर दिया हुआ था 1,50,000 मल्टीप्लाई बाई 12, ये अमाउंट बनती है पूरे साल की 18 लाख रुपए। फेयर मार्केट वैल्यू कितनी थी एनुअल लैंड की? ठीक है, ये बनती थी 15 लाख। तो हायर अमाउंट क्या आएगी? मेरी प्रॉपर्टी का पार्ट बन जाएगी, ठीक है। अब लैंड के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट भी मिला हुआ है, नो ट्रीटमेंट। मेरा सिक्योरिटी डिपॉजिट लैंड वाला है, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं, इनकम पार्ट मैंने नहीं बनाना, जीरो कर देंगे। यहाँ पर आपने चीज इंक्लूड करनी है, इसके मार्क्स होते हैं। जो चीज एक्सक्लूड कर रहे होते हैं, जो चीज आप इंक्लूड कर रहे होते हैं, अगर चीज आप एक्सक्लूड कर रहे हैं, क्वेश्चन में गिवन है, तो आपने उसका लिखना है कि जीरो, मतलब इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, लॉ में इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं बताया हुआ, इसलिए ये एग्जाम्प्ट है। इस एडवांस की बात हो रही है, ठीक है। अगर कोई और प्रोविजन है, वो किसी और लॉ के अकॉर्डिंग अगर वो एग्जाम्प्ट हो रही है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है, आपने वो बताना है। इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूं, मैंने नहीं लिखा, क्योंकि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं, इनकम नहीं बनती। नोट देंगे, नोट के 0.51 मार्क्स होंगे, ठीक है। बिल्डिंग, पहले हम रेंट रेंट कैलकुलेट करते हैं। एक्चुअल कितना है मेरे पास? एक्चुअल है मेरे पास 80,000 मल्टीप्लाई बाई, ये नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, नवंबर दिसंबर एंड नेक्स्ट 6 मंथ, ये मेरे बन गया टोटल 8 मंथ, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर इतना अमाउंट बन गई 64,40,000 रुपए 8 मंथ की। और जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो कितनी है? 90,000 मल्टीप्लाई बाई 8,
ये बन जाएगी 77,20,000। ये फिर 7,20,000 बन जाएगी। हायर क्या बनेगी, बनेगी इनकम का पार्ट बन जाएगी। और हम यहाँ से क्या करेंगे, हमारे पास ये इसकी अमाउंट आ जाएगी। अब हमारे पास जो नेक्स्ट चीज बनती है वो बचती है सिक्योरिटी डिपॉजिट। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि हमने बिल्डिंग के अगेंस्ट जो हमें सिक्योरिटी डिपॉजिट मिला है उसका मैंने ट्रीटमेंट क्या करना है। लॉ कहता है कि अगर आपने फर्स्ट टाइम बिल्डिंग रेंट पर दी है, इससे पहले आपने कभी बिल्डिंग रेंट पर नहीं दी थी, तो आपको पहले सिक्योरिटी डिपॉजिट भी नहीं मिला होगा। अगर आपको फर्स्ट टाइम मिली है, बिल्डिंग आपने रेंट पर दी है और आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट रिसीव हुआ है, तो उस केस में आपने क्या करना है, जितना आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट मिला है, ठीक है, आपने उसको 10 पर डिवाइड कर देना है। ठीक है, मतलब 10th पार्ट आपने हर साल, इस साल एंड नेक्स्ट 9 इयर्स आपने क्या करना है, अपनी इनकम का पार्ट बनाते जाना है। ठीक है, अब इस साल की मेरी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी टोटल बनती है, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर की इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी बनती है जी, ये 18 लाख प्लस ये 0, जरूरत नहीं है, कर देते हैं 7,20,000 प्लस 15,000, 25,35,000 रुपए। अभी इसमें से हमने डिडक्शंस को लेस करना है, वो भी हम जब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे डिडक्शन वाला पोर्शन, हम उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है कि डिडक्शंस कौन सी अलाउ हैं एंड कौन सी अलाउ नहीं है। अब ये था फर्स्ट ईयर, जिसमें कहता हूं टैक्स ईयर 2022 है मेरे पास। ठीक है, टैक्स ईयर 2022 हम देखते हैं कि टैक्स ईयर 2023 में हमारे पास क्या ऑप्शन आता है, वो आता है, तो हमने अब देखना है कि टैक्स ईयर 2023 में हमने इस डिपॉजिट को, इस एडवांस को किस तरह से ट्रीट करना है। ठीक है, टैक्स ईयर 2023। अब एक्चुअल कितना है मेरे पास, लैंड का सेम 1.8 मिलियन एंड मेरे पास जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो है 1.5 मिलियन। मेरे का प्रॉपर्टी का कौन सा पार्ट बनेगा, टैक्स का पार्ट कौन सा बनेगा, वो बनेगा 1.8 मिलियन। अब अगर हम बिल्डिंग पे जाते हैं, बिल्डिंग में जो एक्चुअल एंड इस दफा हमारे मंथ कितने हैं, पूरे 12 मंथ ही हैं, क्योंकि हम ये पूरे साल की हमारी वर्किंग होगी। ये हमने लास्ट ईयर ही क्या दी थी, अपनी रेंट पर दी थी। तो ये बन जाएगी मेरी अमाउंट 90,000 मल्टीप्लाई बाई 12। ठीक है, एंड ये बन जाएगी मल्टीप्लाई बाई 12। हायर कौन सी है, 1.808, 10,80,000 रुपए। तो इसलिए हम क्या करेंगे, 10,80,000 को क्या कर देंगे, अपनी इनकम में ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये अमाउंट क्या है मेरी, हायर इन दोनों में से। एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट सेम, हमने लास्ट ईयर ऐड किया था, इस साल दोबारा ऐड कर रहे हैं। सेम हमने क्या पढ़ा था, जो सिक्योरिटी डिपॉजिट मिला है मुझे, वो मैंने जिस साल मिला है उस साल एंड नेक्स्ट 9 इयर्स, मतलब टोटल 10 इयर्स में इक्वली क्या करना है, टैक्सेबल इनकम का पार्ट बनाना है। तो मेरा जो है 2023 की जो मेरी टैक्सेबल इनकम है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से, वो है 2.895 मिलियन, 28,95,000 रुपए। हम टैक्स ईयर 2024 में जाते हैं। ठीक है, थर्ड ईयर की वर्किंग करते हैं हम मिस्टर प्राइम मिनिस्टर की। कोई चेंज नहीं आएगी, सेम जी वर्किंग होगी टैक्स 2024 के अंदर। ठीक है, सेम वर्किंग आएगी, कुछ भी चेंज नहीं होगा। अब हम जाते हैं टैक्स ईयर 2024 में, सॉरी टैक्स ईयर 2025 में। टैक्स ईयर 2025 में, क्योंकि आपको पता है टैक्स ईयर 2025 स्टार्ट होने हैं जुलाई 1 2024 से लेकर जून 30 2025 तक। अब मैं कहता हूं कि मेरा जो टेनेंट था, जो बिल्डिंग वाला टेनेंट था, उसने मेरी जो है बिल्डिंग खाली कर दी 28 फेब 2025 को। ठीक है, उसने बिल्डिंग खाली कर दी। अब यहाँ पर मेरा जो मैंने यहाँ पे रेंट कैलकुलेट करना है, वो बनता है जनवरी फरवरी 2 मंथ एंड 6 मंथ, पिछले टोटल 8 मंथ बनते हैं। ठीक है, ये तो 8 मंथ मैंने बिल्डिंग रेंट पर दी हुई थी, वो तो मैंने रेंट कैलकुलेट करना है यहाँ सर इस तरह से ही। ठीक है, यहां पर ये आ गया। अब सिक्योरिटी डिपॉजिट, लॉ कहता है जिस साल आपका टेनेंट आपकी बिल्डिंग खाली करेगा, उस साल आपने उस टेनेंट के रिलेटेड जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है, उसका 10th पोर्शन जो आप ऐड कर रहे थे, वो ऐड
नहीं करना। तो अगर 10 साल पूरे होने से पहले आपका टेनेंट आपकी बिल्डिंग, आपकी प्रॉपर्टी खाली करके चला जाता है, तो जिस साल में वो प्रॉपर्टी खाली करेगा, तो आपने उस टेनेंट के रिलेटेड, उसके सिक्योरिटी डिपॉजिट के रिलेटेड 10th पार्ट ऐड नहीं करना है। ये बात क्लियर समझ आ गई? अब फिर लॉ कहता है आपकी बिल्डिंग खाली हो गई, आपका पुराना किराएदार छोड़कर चला गया है। अब उसके बाद अगर एक न्यू टेनेंट आता है, तो फिर आपने उसका टैक्स ट्रीटमेंट क्या करना है, उसकी सिक्योरिटी डिपॉजिट को आपने किस तरह से ट्रीट करना है। अब मैं कहता हूं पुराना किराएदार छोड़ के चला गया, ठीक है, और जो न्यू किराएदार है सेम बिल्डिंग के लिए, उसने मुझे ज्वाइन किया फर्स्ट मार्च में, 1 मार्च 2025 में ज्वाइन किया। मंथली जो रेंट हमारा डिसाइड हुआ, वो डिसाइड हुआ हमारा 1,20,000 रुपए, और मैं कहता हूं कि मार्केट वैल्यू से कम थी, तो ये क्या है, मेरा हायर होना है। अब ये कब होना है, ये न्यू बिल्डिंग का रेंट है, न्यू बिल्डिंग रेंट 1,20,000 कितने मंथ हैं, मार्च अप्रैल मई जून, 4 मंथ, मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। तो जी मेरी इनकम कितना पार्ट बनेगा, ये हम देख लेते हैं, ये ऐड हो गया जी, ठीक है, ये बन गया 4,80,000 रुपए। अब इससे मुझे सिक्योरिटी डिपॉजिट मिला है, मैं कहता हूं जो सिक्योरिटी डिपॉजिट ने मुझे दिया है, इसने दिया है 2 लाख रुपए। अब इसका मैंने क्या ट्रीटमेंट करना है, न्यू एडवांस कितना है, 2 लाख। लॉ ने कहा है कि जिस साल आपका पुराना किराएदार छोड़कर जाएगा, तो आपने उसके एडवांस के रिलेटेड कोई अमाउंट टैक्सेबल इनकम में ऐड नहीं करनी। लेकिन अगर उसी साल में या नेक्स्ट ईयर में कभी भी अगर न्यू टेनेंट आपके पास आता है, तो आपने जो अगर उससे आप एडवांस लेते हैं, तो आपने उस एडवांस में से वो अमाउंट लेस कर देनी है जो आपने अपने लास्ट टेनेंट, जो आपका टेनेंट छोड़कर गया है, उसके अगेंस्ट जो आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट की मद में जितने साल वो रहा था, आपने टैक्सेबल इनकम ये पार्ट ऐड किया होगा, आपने वो लेस कर देना है, और जो नेट अमाउंट बनेगी ये चार्ज टू टैक्स, ठीक है। अब वो कितनी कैसे मैंने कैलकुलेट करना है, मेरे पास पुराना कब आया था, 2022 में मैंने 15,000 टैक्सेबल करवाया था, 2023 में 15,000 और टैक्सेबल करवाया था, 2024 में मैंने 15,000 और टैक्सेबल करवाया था, ठीक है, और 25 में छोड़कर चला गया। मतलब पुराने टेनेंट से किसी के सिक्योरिटी डिपॉजिट में से मैंने टोटल टैक्स करवाया था 15,000 मल्टीप्लाई बाय 3, 45,000। जो नेट अमाउंट बचेगी, लॉ कहता है कि ये होगी आपकी चार्जेबल टू टैक्स। मतलब आपका ये वाला जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है न्यू टेनेंट का, ये आपका क्या है, टैक्सेबल है। तो आप 1,55,000 का 10th पार्ट जो है जिस साल रिसीव हुआ है, एंड नेक्स्ट 9 ईयर आप क्या करते जाएंगे, अपनी इनकम का पार्ट बनाते जाएंगे, ठीक है, क्लियर। अब मैं कहता हूं कि अब मेरी इनकम पार्ट कौन सी अमाउंट बनेगी, ये 1010, ठीक है, ये अब ये मेरे टैक्स इनकम पार्ट बन गई, इसमें हमें एक अमाउंट और ऐड करनी है, ये वाली। तो ये है अगर मेरा सब्सिक्वेंटली कोई न्यू टेनेंट मेरे पास आता है तो क्या ट्रीटमेंट होगा, ठीक है। अब हम जाते हैं आपकी बुक में जो चीजें मेंशन की हुई है, लिखी हुई है, हम वो स्टडी करते हैं। जो चीज मैंने बातें बताई हैं सारी वो यहाँ पर लिखी हुई है, आपको मैं यहाँ पे वेरीफाई करवाऊंगा, ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए हमने किस तरह चीजें पढ़ी हैं। द ट्रीटमेंट ऑफ नॉन एडजस्टेबल एडवांस रिसीव्ड इन रिलेशन टू बिल्डिंग इज एक्सप्लेन्ड इन सेक्शन 16, जो भी हम नीचे पढ़ रहे हैं, मैंने पढ़ाया है आपको। Where the owner of building receives an advance which is not adjustable, मतलब सिक्योरिटी डिपॉजिट जो रिफंडेबल है अगेंस्ट रेंट, ठीक है, the whole of advance shall be treated as rent chargeable to tax under the head income from property in the year, ठीक है, जितनी भी अमाउंट रिसीव हुई है वो सारी कंसिडर होगी एज ए रेंट चार्जेबल टू टैक्स फ्रॉम द प्रॉपर्टी इन द ईयर ऑफ रिसीट एंड फॉलोइंग 9 टैक्स ईयर्स, मतलब जिस साल रिसीव हुआ उस साल, एंड नेक्स्ट 9 ईयर, जैसे हमने यहाँ पर ट्रीटमेंट किया है।
अभी वो बता रहा है कि मतलब आपने फर्स्ट टाइम बिल्डिंग रेंट पर दी है, जो भी मैंने आपको यहाँ पर कंसिडर किया था। जो हमने टैक्स ईयर 2024 में ये ट्रीटमेंट पढ़ा है, न्यू टेनेंट वाला और ये एडजस्टमेंट वाला, जिसके बारे में बाद में बात करता है। जी, फिर वो कहता है, यहाँ तक सेम हो गया। If advance is refunded in any year before the expiry of 10 years, such advance shall not be included in the income from the tax year in which it is refunded and thereafter. अब यहाँ पर जो हमने ट्रीटमेंट किया अपने ओल्ड टेनेंट का कि उसने जब 2025 में छोड़कर गया, तो उसके एडवांस के रिलेटेड मैंने कोई अमाउंट अपनी इनकम का पार्ट नहीं बनाई। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। आफ्टर वेकेंसी, अगर एक पुराना टेनेंट छोड़ गया है, इफ द प्रॉपर्टी इज लेट आउट अगेन अगेंस्ट एन अदर नॉन एडजस्टेबल एडवांस, मैंने दोबारा एक नए बंदे को क्या दी, प्रॉपर्टी रेंट पर दी, और उसने मुझे क्या दिया, एडवांस दिया, नॉन एडजस्टेबल मतलब रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट। न्यू एडवांस लेस द पोर्शन ऑफ प्रीवियस एडवांस ऑलरेडी चार्ज टू टैक्स शैल बी चार्जेबल इक्वली इन 10 ईयर। ठीक है जी, सेम ट्रीटमेंट जो मैंने बताया है, आपको करके दिखाया, वो भी वही ट्रीटमेंट बता रहा है। क्लियर। और यहां पर वो देखें बता रहा है एडवांस लेस द पोर्शन ऑफ प्रीवियस एडवांस ऑलरेडी चार्ज टू टैक्स। यहां पर आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए, अगर लेट्स सपोज मैं 6 साल के बाद मैंने कुछ 10 में अपना जो मेरा है टेनेंट है उसको मैं बिल्डिंग दे रहा हूं, तो क्या मैंने जो यहां पर अमाउंट लेस करनी है, लेस चार्ज टू टैक्स वाली, तो पिछले 6 के 6 या 10 के 10 जो मेरे पास टेनेंट्स थे, क्या सबकी मैंने लेस करनी है? जो क्योंकि जो मुझे न्यू टेनेंट से पैसे मिले हैं वो तो मिले हैं, ठीक है, वो तो मैंने ऊपर लिखने हैं, न्यू एडवांस 2 लाख रुपए। अभी मैंने लेस करनी है अमाउंट ऑलरेडी चार्ज टू टैक्स, वो मैंने कितने टेनेंट्स की करनी है? ठीक है ना, जहां पर मैं दोबारा स्टेटमेंट पढ़ते हैं, एडवांस लेस द पोर्शन ऑफ प्रीवियस एडवांस ऑलरेडी चार्ज टू टैक्स। जो आपने आपका जो लेटेस्ट जो आपका लास्ट आपका जो टेनेंट होगा उससे जो आपने एडवांस लिया होगा एंड उसके जो आपका पोर्शन बनता होगा जो आपने टैक्स चार्ज करवाया होगा, फिर आप वो लेस कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर यही कुछ क्या है आपके पास मेंशन्ड है। ठीक है सर, तो ये था आपका पोर्शन रिफंडेबल एडवांस का जो हमने डिस्कस किया है। अगर मैं इसमें डायरेक्शंस को डिस्कस करता हूं तो हमारा लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा और फिर मैं भी थक जाऊंगा और आपको भी चीजें मिक्स होना स्टार्ट हो जाएंगी। इसलिए बेहतर है कि हम जिनके पास प्रॉपर्टी है जो न्यू लेक्चर में जो डिडक्शंस हैं वो न्यू लेक्चर में डिस्कस करेंगे सारी की सारी विद एग्जांपल्स, और आपका चैप्टर क्या हो जाएगा वो कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच।